तो विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। नागार्जुन की तमाम कविताओं पर हम बातचीत कर रहे थे और हमने की उनकी जो आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल जो अंतिम कविता है, मनुष्य हूँ, इस पर हम बातचीत करेंगे। और मैंने पहले ही बताया था कि नागार्जुन उस विराट मानव समाज, उस संघर्षमय समाज और उन लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं जो हमेशा शोषित रहे, जो हमेशा जिनको सताया गया, जिनको परेशान किया गया। तो ऐसे में इस कविता में भी वो मनुष्यता के भाव को अभिव्यक्त करते हुए बताते हैं। और प्रगतिशील कविता और मार्क्सवादी कविता के कवि होने के कारण भी, और वो एक दौर था कि जब पूरी दुनिया में साम्यवाद का एक प्रभाव भी था। अब तो पूंजीवाद का ज़माना है, जहाँ मध्य वर्ग सब कुछ तय करता है। आपके फॉलोवर्स, आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, वो सारी चीज़ें तय करती है, बाकी सारी चीज़ें तय नहीं करती है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं क्या है कविता में, क्या कहते हैं नागार्जुन। मनुष्य हूँ, नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ। अपने आप के बारे में बोलते क्या मैं, मुझे थकान नहीं आती, मुझे भी तो थकान आती है ना। अहोरात्र क्या, अहोरात्र यानी रात दिन क्या मैं आसमान में उड़ता रहता हूँ, गगन में उड़ता हूँ। क्या मैं दिन रात सिर्फ आसमान में उड़ता रहता हूँ। मेरे चित कबरे पंखों की भास्वर छाया, मेरे जो चित कबरे पंखे हैं ना, चित कबरे जो पंख है मेरे, कि जो सूर्य, भास्कर बोलते हैं सूर्य को, भास्वर यानी कि जो मीठा स्वर है उनका, क्या न कभी स्तंभित होती है। स्तंभ नहीं, उसके अंदर कोई चमक पैदा होती नहीं, उसके अंदर कोई भाव आता है कि नहीं आता है। हरे धान की स्निग्ध छटा पर, जो धान यानी कि जिसको चावल बोलते हैं, आपको पता ही है उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक धान की खेती होती है। उड़ीसा में भी होती है, साउथ में भी होती है, तो चावल को बोलते हैं। उग उड़द की निविड़ जटा पर, उड़द होता है, मूंग होता है। आखिर मैं तो मनुष्य हूँ, कह रहे मैं तो इंसान हूँ, तो मेरे अंदर तो वो सारे भाव, वो सारी अनुभूतियां होनी ही होनी है। इसलिए उसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मुझे थकान भी लगती है, सब कुछ होता है। उरु रहित सारथी है जिसका, नहीं मेरा सारथी ऐसा है कि मतलब जो मुझे रास्ता बता रहा हो उसके पास कुछ भी अनुभूति नहीं है, और जिसके रथ में सिर्फ एक ही पहिया है। अब समझिए कि वो कितना सलीके से उस रथ को चला रहा होगा। सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए। वो कह रहे कि जो 7 घोड़ों की बात करते हैं ना, आपने पढ़ी होगी कहानी सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती की, है ना। तो जो घोड़े के माध्यम से रथ चलाने की मतलब जो सब कुछ हासिल करने की बात है, इसलिए वो कह रहा है मुझे वो अथाह चीजें नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का पथ नहीं चाहिए, मुझे जो बने बनाए रास्ते उस पर चलने वाले नागार्जुन नहीं है। मैंने कहा ना, वो घुमक्कड़ आदमी थे, हमेशा भटकने वाले। आज कल कहाँ जाना उन्हें पता नहीं है, कहीं भी चले जाएंगे वो। कभी रामविलास शर्मा के पास, कभी नागार्जुन के पास, कभी केदारनाथ अग्रवाल के जो बांदा एक जगह है ना उत्तर प्रदेश में, वहीं रहते थे केदार जी, तो वहां चले जाते थे। कभी विदिशा आ जाते थे इधर विजय बहादुर सिंह के पास, कभी दिल्ली चले जाते थे, कभी और चले जाते थे, कभी गांव में कहीं घूम रहे, भटक रहे हैं। पृथ्वी ही मेरी माता है, और बोला कि पूरी धरती मेरी माता है, इसलिए मुझे इस प्रकार की चीजें चाहिए ही नहीं। इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। वो कह रहा है कि इस धरती को देख करके, भारत भूमि को देख करके तुम्हारा मेरा मन एकदम खुश हो जाता है। और इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं आपको। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, इस धरती पर क्या नहीं है, सारे जीव जंतु है, प्राणी है, सब कुछ है। तृण है, तरुलता, गुल भी बहुविधि, सूर्य चंद्रमा है, वो सारे पेड़ है, तरु है, लता है, गुल में फूल है, सारी चीजें हैं। यानी कि प्रकृति ने मनुष्य को सब कुछ दिया है। अब मनुष्य की ड्यूटी बनती है कि वो इन सारी चीजों का कितना सम्मान करता है, और इसके माध्यम से प्रकृति को भी समृद्ध करते हुए अपने जीवन को कितना बेहतर और बेहतर कर सकता है। ये नहीं कि पूरी प्रकृति को तोड़ देना, पहाड़ के पहाड़ खत्म कर दो, जंगल के जंगल काट दो, और सब तरफ सिर्फ कंक्रीट के घर बना दो, उससे काम नहीं चलेगा। नदियां, प्रकृति, समुद्र, फल सब कुछ चाहिए हमें, पेड़ पौधे, तभी तो जीवन की खूबसूरती है। ग्रह गण भी और ग्रह भी ये बोल रहे हैं, शत सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे, न जाने कितने सारे तारे, असंख्य तारे हैं। इस सब पर कालकूट भी यही पड़ा है। कालकूट बोलते हैं जहर को, पॉइजन को बोलते हैं। तो इस धरती पर बोला जहर भी है और अमृत भी है। अब आपको क्या चुनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। अच्छा रास्ता भी है, बुरा रास्ता भी है,
सवाल ये है कि हम किस प्रकार का रास्ता या किस प्रकार की राह का हम चुनाव करते हैं। और अमृत कलश भी यही रखा हुआ है, अमृत कलश भी यही पड़ा है, नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। और नीली जो जीवा वाला है, जीव वाला है, जो कि मृत्यु को, मौत को भी जीत चुका है, वो भी यहीं पे है। सब कुछ यहीं पर ही है। अमृत प्राप्ति के हेतु देवतागण, और बार बार अब देवता को पता नहीं कि अमृत के लिए देवता और राक्षसों में संघर्ष हुआ था, वो प्राचीन कहानी है। तो बाद में देवताओं ने राक्षसों को हरा दिया था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अमृत पाने के लिए कि आपको अमृत पिलाएंगे, वो जो कहा जाता है ना कि स्वर्ग में जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आपकी धरती ही स्वर्ग है, इस धरती के बाहर कोई स्वर्ग नहीं है। ये बाकी सब कहानियां हैं, बाकी सब बहुत सारी बातें जिसका कोई आर पार नहीं है। सब कोई आपको अपने अपने तरीके से उन कहानियों के जाल में फंसाने का प्रयास करता है। लेकिन जीवन का सत्य यही है, क्योंकि स्वर्ग अगर आपको देखना है तो मरना पड़ेगा, और मरने के बाद कोई लौट के आता नहीं है। तो इसलिए स्वर्ग है कि नहीं है इसके बारे में कैसे कह सकते हैं। तो कह रहा है कि अमृत भी यही है, और नहीं दोबारा अमृत प्राप्ति के हेतु देवतागण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को, है ना। कि अमृत देंगे हम, और अमृत पाने के लिए आप बार बार दानव कुल को, यानी जो जिनको आप बुरा कहते हैं, सो कॉल्ड बुरा है, तो उन लोगों को आप ठग नहीं सकते कि आपको अमृत के नाम पर ठगते रहेंगे जिससे दानवों को ठग लिया। तो बार बार ये नहीं होने वाला। इसलिए इस धरती की सुंदरता, इस धरती का जो श्रेष्ठतम मूल्य है वो मनुष्य है, और मनुष्य को अपनी मूल्यवत्ता के साथ जिंदगी जीने की आवश्यकता है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। और उस प्राचीन कहानी के साथ जोड़कर नागार्जुन इस पूरी बातचीत को बता रहे हैं कि देवताओं ने किस प्रकार से दानवों को ठगा था अमृत के लिए, सिर्फ अमृत के नाम पर, कि वहां अमृत गिरेगा और वहां अमृत नहीं गिरा और देवता ठगे गए। उनको कहते, कहा जाता है ना कि धरती से उनको बेदखल कर दिया गया। तो वो माइथोलॉजी की कहानी है। माइथोलॉजिकल यानी कि जो हमारे तमाम प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारा यथार्थ है, बहुत सारी चीजें मिक्स है उसके अंदर। तो उन सारी कहानियों के माध्यम से हम कई बार आधुनिक जीवन की व्याख्याएं करने लगते हैं, और समझने का प्रयास भी करते हैं। और समझना भी चाहिए, संदर्भ के साथ जुड़ना भी चाहिए। अगर वो हमारे अनुकूल बैठ रहा है, अगर हमारे जीवन दृष्टिकोण को समझने में मदद कर रहा है, सब कुछ खारिज करना कोई लॉजिकल बात नहीं है। चीजों को समझना, और कहा नहीं कि हम सब परंपरा के भीतर ही है, चीजों को मॉडिफाई करने की हमेशा आवश्यकता होती है। अगर हम मॉडिफाई करते चलेंगे, उनमें नया नया परिवर्तन करते चलेंगे देश काल के अनुसार, तो वो चीजें हमारे अपने आप अनुकूल होती जाएगी। तो उस परंपरा के भीतर होने का जो गुण है या भाव है, उसी को नागार्जुन यहाँ अभिव्यक्त करते हुए नजर आते हैं। और मनुष्य हूँ, और मनुष्य होने का जो एहसास है और उसकी जो अनुभूतियां है, उसकी प्रकृति का प्रेम, संसार से प्रेम, लोगों से मिलना जुलना, हंसना मुस्कुराना, रोना, ये सारे भाव मनुष्य के हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं। तो उस अनुभूति को बता रहे हैं नागार्जुन कहीं न कहीं इस कविता में, और बड़ा ही सहज तरीके से, बड़ा ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। उसमें कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे हो कि आप उसमें कॉम्प्लेक्स में उलझ जाएं। और नागार्जुन की कविता और नागार्जुन के साहित्य को समझने के लिए उस युग बोध को समझने के साथ साथ ग्रामीण चेतना और भारतीय समाज की जो तमाम परिवर्तनकारी जो स्थितियां हैं, अगर उनको हम समझते जाएंगे तो नागार्जुन को समझना बहुत आसान है। और हम लोग तो गांव के लोग हैं, और उनकी रचनाएं तो गांव के जीवन पर है, शहरी मध्यवर्ग पे नहीं है। इसलिए भी उनकी भाषा, उनके भावबोध, उनके संघर्ष को कहीं न कहीं हम अपने नजदीक पाते हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट के लिए पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।